हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है, यानी किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालने आपको बोल दिया, या फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चन, यानी कि उस क्वेश्चन में हाइब्रिडाइजेशन निकालने बोल नहीं रहा है, बट उस क्वेश्चन में जो भी चीज पूछ रहा है उसको सॉल्व करने के लिए, आंसर निकालने के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने का एक रेगुलर मेथड भी सीखेंगे थ्रू स्ट्रक्चर, और शॉर्ट ट्रिक मेथड भी सीखेंगे, जहां पे आप 5-7 सेकेंड इतना ही समय इन्वेस्ट करके एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अब अगर किसी मॉलिक्यूल का आप स्ट्रक्चर जानते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक रेगुलर मेथड होता है जो कि बोर्ड में लिखा हुआ है। इसमें बहुत ज्यादा टाइम हम लोग देंगे नहीं बिकॉज ये वीडियो शॉर्ट ट्रिक का है, बट इस रेगुलर मेथड को भी देख लो, रिवीजन हो जाएगा कि अगर आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है जैसे XeO2F2 एक मॉलिक्यूल है जिसका स्ट्रक्चर आपको पता है, ये उसका स्ट्रक्चर है, तो यहां पे एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑन ऑब्वियसली सेंट्रल एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, उस एटम से जुड़ा हुआ कितना सिग्मा बॉन्ड है, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, यानी कि उस एटम पे कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इन दोनों चीजों को ऐड कर दोगे तो आपको निकल के आएगा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जैसे इस केस में जो सेंट्रल एटम है जेनन, इस पे अगर हम लोग सिग्मा बॉन्ड को काउंट करें तो ये वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। जब आपको डबल बॉन्ड मिलेगा तो उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। सिमिलरली यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई है, ये वाला बॉन्ड सिग्मा है। तो कुल मिलाकर के जेनन के पास ये सिग्मा बॉन्ड्स कितना है, तो आपको दिख रहा होगा सिग्मा बॉन्ड्स 4 है और लोन पेयर्स कितना है, 1 है। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस केस के लिए यहां पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यहां पे हो गया 5 हुआ, 4 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर। और यहां पे आपको दिखा हुआ है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का वैल्यू के अनुसार, का संख्या के अनुसार हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अगर ये निकल के आया 2 तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, 3 में sp2, 4 में sp3, 5 में sp3d एंड सो ऑन। तो इस केस में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकल के आया 5, तो यहां पे जेनन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। ये कोई शॉर्ट ट्रिक मेथड नहीं है, ये एक रेगुलर मेथड है जो कि हर जगह लिखा रहता है, हर जगह मेंशन्ड है, बट इसके लिए आपको उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और अगर स्ट्रक्चर पता भी है ना तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पहले फोटो बनाओ, उसके बाद ये सब चीज ऐड करो और फिर हाइब्रिडाइजेशन लिखो। अभी जो तरीका हम लोग सीखने वाले हैं उसमें आपको उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर का जरूरत नहीं पड़ेगा, यानी कि बगैर स्ट्रक्चर जाने भी आप सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। और साथ में अगर स्ट्रक्चर पता भी हो तो वो तरीका लगा करके आप ये जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है ना फोटो बनाने में, वो टाइम को आप बचा सकते हैं। तो हम लोग अब आते हैं शॉर्ट ट्रिक मेथड में। बिना स्ट्रक्चर के एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड का आप सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हैं। देखिए उस शॉर्ट ट्रिक मेथड के लिए आपको एक बेसिक सा इक्वेशन, बेसिक सा फॉर्मूला ध्यान रखना है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑन सेंट्रल एटम इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखा हुआ है देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम, Ca मींस सेंट्रल एटम, कि उस सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है उसके पास, जो कि बेसिक सा फंडा है केमिस्ट्री का, आप लोग सबको पता होगा। ग्रुप 13 का जो एलिमेंट है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 होता है, ग्रुप 14 वाले के पास 4 होता है, ग्रुप 15 वाले के पास 5 होता है एंड सो ऑन, ग्रुप 18 वाले के पास 8 होता है। तो ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ साइड एटम्स। अब यहां पर एक कंफ्यूजन आता है कि सर सेंट्रल एटम किसको ले और साइड एटम किसको ले। है बहुत मुश्किल चीज नहीं, अगर केमिस्ट्री के टर्म से बात करें तो एक चीज आप मेंशन कर सकते हो कि उस मॉलिक्यूल में जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, उसको हम लोग लेते हैं सेंट्रल एटम। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़कर जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको लेते हैं सेंट्रल एटम। बट इतना ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, जो भी एटम आप लोगों को मोनोएटॉमिक दिख जाए, अगर कोई मोनोएटॉमिक हुआ तो वो सेंट्रल एटम हो जाएगा। अगर कोई मोनोएटॉमिक नहीं हुआ तो वैसे केस में आप ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला फंडा लगा दो, यानी आपको दिख जाए कि हाँ भाई ये बीच में है, ये मोनोएटॉमिक है तो ये सेंट्रल एटम है। इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने वाला बात नहीं, हम लोग एग्जांपल्स भी देखेंगे तो आप लोगों को दिखेगा उसमें। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ साइड एटम्स, यानी कि उस एटम सेंट्रल एटम को छोड़ करके और जितना भी एटम है उसका संख्या को यहां पर लिखेंगे। फिर एक यहां पे आता है प्लस माइनस चार्ज। प्लस माइनस चार्ज में कब आप लोगे प्लस चार्ज और कब आप लोगे माइनस चार्ज, तो ध्यान रखना अगर एनायन हुआ, एनायन का मतलब क्या होता है, ओवरऑल नेगेटिवली चार्ज्ड, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वैसे केस में आप यहां पे चार्ज को प्लस कर देना। ध्यान रहेगा, उल्टा काम करना है। एनायन खुद नेगेटिवली चार्ज होता है तो उसके लिए आप यहां पे क्या ले लोगे, प्लस ले लोगे। और अगर कहीं पर आपको दिखे कैटायन है,
यानी पॉजिटिवली चार्ज, तो उसके लिए आप यहां पे साइन क्या ले लोगे, माइनस साइन ले लोगे। और ओवरऑल डिवाइड बाय 2, खाली ये छोटा सा फॉर्मूला है जो याद रखना है। अब इसको अप्लाई करके दिखाएंगे कैसे 5-7 सेकेंड में आप लोग हाइब्रिडाइजेशन तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे बगैर स्ट्रक्चर देखे। ठीक है, यह स्ट्रक्चर को ड्रॉ किए। तो ये वाला इक्वेशन ध्यान रखो, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो सेंट्रल एटम के पास है उसका संख्या इज इक्वल्स टू सेंट्रल एटम के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है प्लस साइड एटम्स का संख्या कितना है प्लस माइनस चार्ज। एनायन हुआ तो चार्ज को चार्ज वाले में प्लस लिखेंगे, कैटायन वाले में माइनस लिखेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे उसको, तो वहां से हाइब्रिड ऑर्बिटल निकल जाएगा। और एक बार हाइब्रिड ऑर्बिटल निकल गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये हम लोग लास्ट पेज में देख चुके हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 2 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन sp, फिर sp2, sp3, sp3d एंड सो ऑन। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट ये ध्यान रखने वाला है, मेंशन कर दिए इसको यहां पे, इसको भी नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक मेथड है, जुगाड़ वाला तरीका है, तो इसमें कहीं कोई तर्क नहीं है कि ये वाला पॉइंट का क्या लॉजिक है। याद रखना है कि ऑक्सीजन और सल्फर, ध्यान रखो, ऑक्सीजन और सल्फर को हम लोग साइड एटम के काउंटिंग में यानी कि यहां पे कंसिडर नहीं करेंगे, उसको इग्नोर मारेंगे, उसको हम लोग आर नॉट कंसिडर्ड ड्यूरिंग काउंटिंग द नंबर ऑफ साइड एटम्स। कुछ एग्जांपल से समझाते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। और यहां पे आपको दिख रहा होगा कि कुछ एग्जांपल्स है जिसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे सेंट्रल एटम का। ऑब्वियसली हर केस में आपको दिख रहा है सेंट्रल एटम मोनोएटॉमिक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 90% से ज्यादा मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम क्या होता है, मोनोएटॉमिक, यानी उसका नंबर ऑफ एटम्स होता है 1। जैसे इस केस में n इज सेंट्रल एटम, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, वही फॉर्मूला को हम लोग यूज कर रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला, तो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आप लोग आई गेस नोट डाउन कर लिए होंगे और उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर लो। तो NH3 में पहले थोड़ा सा डिटेल्स में बात करते हैं, फिर दिखाएंगे कैसे प्रैक्टिस के साथ स्पीड आता है। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 प्लस साइड एटम है 3, कोई चार्ज इस पे है नहीं तो प्लस माइनस 0 डिवाइड बाय 2, ये कितना निकल के आ गया 4, और 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। तो इस अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। फिर से यहां पे देखो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चार्ज, देखो ये तो पता होना चाहिए कि उस एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है, तो बेसिक ज्ञान है केमिस्ट्री का कि पीरियोडिक टेबल में जहां पर वो प्लेस्ड है, कार्बन इज प्रेजेंट इन 14th ग्रुप, तो 14th ग्रुप के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गया 4, साइड एटम भी है 4 डिवाइड बाय 2 यानी कि 4 एंड द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 अगेन। तो इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहां पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 प्लस इस बार बाबू साइड एटम 0 है बिकॉज ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन को हम लोग को साइड एटम में कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, डिवाइड बाय 2 यानी कि 2 एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड इज sp। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। BF3 बोरॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3, साइड एटम 3 डिवाइड बाय 2 यानी कि 3 हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। ठीक है, PCl3 फॉस्फोरस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5, साइड एटम 3 डिवाइड बाय 2 यानी कि 4, द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। PCl5 फॉस्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 ग्रुप 15 का है, साइड एटम 5 डिवाइड बाय 2 यानी कि 5 एंड द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। ये सब सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन है। ये तो हम आप लोगों को डिक्टेट भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, साथ में ये सब लिख भी रहे हैं, तो इतना टाइम लग रहा है। अगर आप सोचो कि आप एग्जाम में अगर बना रहे हैं तो बहुत सारे सवाल को आप मुंह जवानी ही बना सकते हैं बगैर कलम का इस्तेमाल किए हुए, और स्पीड और बढ़ जाएगा। यहां पे देखिए सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6, साइड एटम कितना है 0, ऑक्सीजन को देंगे नहीं, 2 नेगेटिव चार्ज तो +2 करेंगे, पहले बोलते एनायन होगा तो प्लस कर देंगे, डिवाइड बाय 2 और यहां पे वैल्यू आ गया कितना 4 यानी कि हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। दिख रहा है, बहुत तेजी से बनेगा। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 प्लस साइड एटम कुछ भी नहीं है 0, ऑक्सीजन को लेंगे नहीं, -1 है, यहां पे एनायन है तो +1 यहां पर करेंगे, डिवाइड बाय 2 यानी कि 3 एंड द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। NH4 प्लस नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 प्लस 4 हो गया, हाइड्रोजन का यहां पे प्लस है, कैटायन है तो यहां पे -1 करेंगे, डिवाइड बाय 2 एंड द वैल्यू इज 4 एंड द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। I3 माइनस में आप बोलोगे सर सेंट्रल एटम के लिए किसको, तीनों तो आयोडीन सेम एटम है, सेम एलिमेंट है, तो एक आयोडीन को ले लो सेंट्रल एटम, बाकी दोनों को ले लो साइड एटम। तो एक आयोडीन जिसको आप लिए सेंट्रल एटम, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 प्लस 2 आयोडीन जो बचा उसको लेंगे आप साइड एटम +2, और एनायन है तो यहां पे +1 डिवाइड बाय 2, वैल्यू कम्स आउट टू बी 5 यानी कि हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d। XCF5 प्लस जेनन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 प्लस साइड एटम 5 -1 क्योंकि कैटायन है, डिवाइड बाय 2 विल गिव यू 6 एंड द हाइब्रिडाइजेशन विल कम आउट टू बी sp3d2।
sp3d2। इस तरफ भी आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। XCF2 8 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 यानी कि 5, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। XCF4 8 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 6, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2। ठीक है। XCF6 8 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 7, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d3। O3 में फिर से आप एक ऑक्सीजन को ले सकते हैं सेंट्रल एटम और बाकी दोनों को साइड एटम मान सकते हैं, जिसको काउंट नहीं करना ऑब्वियसली, बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट कंसिडर्ड इन काउंटिंग द नंबर ऑफ साइड एटम। तो एक ऑक्सीजन जो सेंट्रल लिए उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, बाकी तो 0 लिखोगे बिकॉज साइड एटम में काउंट करना नहीं है। डिवाइड बाय 2 हो गया 3, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। BrF3 ब्रोमीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 3 है साइड एटम, डिवाइड बाय 2 विल गिव यू 5 एंड द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। BrF5 में ब्रोमीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 5 हो गया साइड एटम, डिवाइड बाय 2 कम्स आउट टू बी 6 एंड द हाइब्रिडाइजेशन हियर इज sp3d2। आपको दिख रहा है कि अगर मेरे को समझाने का जरूरत नहीं पड़ता, खुद अपने लिए सॉल्व करना होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको सॉल्व करना होगा तो ये तरीका लगा करके आप खट से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं इन नो टाइम। आई गेस थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस किया रहेगा तो 5-6 सेकंड का समय लगेगा आपको एक मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। और वो क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन का तब भी आप निकाल लोगे। हाइब्रिडाइजेशन का यूज होता है मॉलिक्यूल का शेप निकालने के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरिजन के समय, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कई जगह पर इस्तेमाल होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, ये जो तरीका है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब आपका सेंट्रल एटम मोनो एटॉमिक हो। जैसे जितना भी एग्जांपल्स हम लिए उसमें सेंट्रल एटम मोनो एटॉमिक है। इनफैक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 90% से ज्यादा मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम मोनो एटॉमिक होता है। बट एज सून एज यू स्विच टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसमें जब आप लोग को कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन या किसी दूसरे एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा तो वहां पर जनरली सेंट्रल एटम मोनो एटॉमिक नहीं होता है। तो वहां पे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उसी तरीके को लगाना पड़ेगा जो रेगुलर मेथड होता है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करो, लोन पेयर्स को काउंट करो, ऐड करो, वहां से निकल के आएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और वहां से हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा। ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रेगुलर मेथड और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये शॉर्ट ट्रिक मेथड को अप्लाई करके आप एग्जाम में तुरंत इन नो टाइम, इन सेकेंड्स हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं।